नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। सो इन अ मेजर डेवलपमेंट, यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि वो इंडिया में आकर के इंडिया की जो डोमेस्टिक फाइनेंशियल सेटलमेंट फर्म्स हैं उनको ऑडिट एवं सुपरवाइज करना चाहते हैं। लेकिन इंडिया ने इसको साफ साफ इनकार कर दिया है। इंडिया ने बल्कि यहाँ पर बड़े ही साफ शब्दों में कहा दैट विद रेफरेंस टू देयर जुरिस्डिक्शन दे कैन टेक वॉट एवर डिसीजंस दे वांट, बट व्हेन देयर एंटिटीज आर ऑपरेटिंग इन अवर जुरिस्डिक्शन and they want to have the same powers over here, that is strange, unfair and unacceptable। यानी कि बड़े ही साफ शब्दों में इंडिया ने ये कहा है कि यूरोपियन यूनियन की जो जुरिस्डिक्शन है वो इंडिया में आकर के नहीं चलने वाली है। बात करेंगे पूरी कहानी के बारे में, किस वजह से यूरोप के द्वारा इस ऑडिटिंग की मांग करी गई है एंड किस बिना पे इंडिया ने इसको मना किया है उसको भी समझा जाएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। ऑलराइट, आज से लगभग एक हफ्ता पहले की ये वाली खबर सामने आई थी जब यूरोपियन यूनियन का जो फाइनेंशियल रेगुलेटर है उसने इंडिया में जो फंक्शन करने वाली 6 इंडियन काउंटर पार्टीज हैं, आसान शब्दों में कहूं तो इंडिया में फंक्शन करने वाली जो क्लियरिंग बॉडीज हैं उनको डिस्क्वालीफाई किया था। यहां पर आप देख सकते हैं ये वाला जो फैसला है ये लिया गया था यूरोपियन सिक्योरिटीज एंड मार्केट अथॉरिटी, जिसको कि हम लोग ESMA के नाम से जानते हैं। जैसे भारत में आपको RBI और SBI जैसे रेगुलेटर्स देखने को मिलते हैं, वैसे ही यूरोपियन यूनियन का जो सबसे बड़ा रेगुलेटर है उसका नाम ESMA है, जो कि पेरिस में लोकेटेड है। इन्होंने इंडिया में फंक्शन करने वाली जो 6 CCPs यानी कि सेंट्रल काउंटर पार्टीज हैं उनको डिस्क्वालीफाई किया था। इनके नाम है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, NSE क्लियरिंग लिमिटेड, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज क्लियरिंग, इंडिया इंटरनेशनल क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, NSE IFSC क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इंडिया में ये वाली 6 बॉडीज ही काम करती हैं और 6 की 6 को इन्होंने यहां पे डिस्क्वालीफाई किया था। द रीजन इसको डी रिकॉग्नाइज करने के पीछे जो ESMA ने दिया था, उन्होंने दिया था दैट देयर इज नो कोऑपरेशन अरेंजमेंट बिटवीन द ESMA एंड द इंडियन रेगुलेटर्स। इंडियन रेगुलेटर्स में इन्होंने यहां पे नाम लिया RBI का, सेबी का एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी का नाम लिया कि क्योंकि ये वाले जो रेगुलेटर्स हैं ये हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रही हैं, इसीलिए हम लोग इंडियन CCPs को यहां पे डी रिकॉग्नाइज करने का फैसला ले रहे हैं। इसका इंपैक्ट क्या होने वाला था? देखिए, इसका इंपैक्ट बड़ा सिंपल था। इसका इंपैक्ट बेसिकली ये था कि जो भी यूरोपियन बैंक्स हैं जो कि इंडिया में फंक्शन कर रहे हैं उनकी जो ट्रेड सेटलमेंट्स होंगी वो अब इन पर्टिकुलर क्लियरिंग बॉडीज के माध्यम से नहीं हो पाएंगी। इसका जो इम्पैक्ट था वो वैसे तो इन क्लियरिंग बॉडीज के ऊपर बहुत बड़ा नहीं पड़ने वाला था, लेकिन जो हमारी फॉरेक्स ट्रेडिंग की मार्केट है उसके ऊपर इसका काफी बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता था, क्योंकि जितना भी टोटल फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इंडिया में आता है उसमें 20% के आसपास का जो है वो यूरोप से आता है और यूरोप के कई सारे बैंक्स भारत में फंक्शन करते हैं जो कि इन क्लियरिंग बॉडीज के माध्यम से अपनी जो सेटलमेंट्स थे उनको क्लियर करवा रहे थे। तो इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली हमारी क्लियरिंग बॉडीज के ऊपर नहीं पड़ने वाला था, लेकिन इसका इम्पैक्ट हमारी फॉरेक्स मार्केट के ऊपर पड़ने वाला ही था। नाउ ESMA ने साथ में ये भी कहा कि हम लोग आने वाले टाइम में जो ये वाली 6 CCPs हैं इनको सुपरवाइज भी करेंगे और इनको ऑडिट भी करेंगे अंटिल अप्रैल 30, 2023। उन्होंने कहा कि 6 महीने का टाइम हम लोग इसलिए ले रहे हैं सो दैट हम लोग नेगोशिएट कर सकें और एक कंसेंसस लाया जा सके, सो दैट उसके बाद हम लोग जो आगे की कार्रवाई है उसको पूरा कर सकें। लेकिन इंडिया ने यहां पे बड़े ही साफ शब्दों में ये कह दिया है और ये खबर जो है कल ही सामने आई है, इंडिया विल नॉट लेट यूरोप ऑडिट डोमेस्टिक फाइनेंशियल सेटलमेंट फर्म्स। ये वाली रिपोर्ट सामने आई है। इंडिया ने कहा कि हम लोग इस पर्टिकुलर मूव के फेवर में नहीं है। इंडिया ने 2-3 यहां पे कारण दिए हैं। इंडिया ने कहा कि देखिए जी, हम लोग तो इस चीज के फेवर में नहीं है। उन्होंने बल्कि साथ में ये भी कहा कि दीज एंटिटीज हैव अ रोबस्ट रिस्क मैनेजमेंट एंड देयर इज नो नीड फॉर अ फॉरेन रेगुलेटर टू इंस्पेक्ट देम। बल्कि इंडिया यहां पे ये भी अपेक्षा कर रही है कि जो अप्रैल 2023 तक की डेडलाइन दी है यूरोपियन यूनियन के द्वारा उसको एक्सटेंड किया जा सके। सेकेंडली RBI और सेबी ने तो यहां पर बड़े ही साफ शब्दों में कहा है दैट दे आर नॉट कंफर्टेबल विद द ESMA सीकिंग इंडिपेंडेंट एक्सेस टू एंटिटीज विच आर रेगुलेटेड इन इंडिया। यानी कि ये वाली एंटिटीज जो हैं ये इंडियन जुरिस्डिक्शन में आती हैं, इनको इंडियन एक्ट्स के द्वारा रेगुलेट किया जाता है और इसको RBI और सेबी ही रेगुलेट कर सकती हैं। कोई बाहर की ऑर्गेनाइजेशन आकर
इनको रेगुलेट या इनको सुपरवाइज नहीं कर सकती है। और यहीं पर इन्होंने कहा दैट विद रेफरेंस टू देयर जुरिस्डिक्शन दे कैन टेक whatever decisions they want, but when their entities are operating in our jurisdiction and they want to have the same powers over here, this is strange, unfair and unacceptable. सेकेंडली, इंडिया ने एक और चीज का जिक्र यहां पे किया कि रिसेंटली अभी तक तो हमारी जो एंटिटीज थी वो ईएसएमए के जो रूल्स थे उनको फॉलो कर रही थी, लेकिन रिसेंटली ईएसएमए ने अपनी प्रैक्टिसेस में कुछ अमेंडमेंट्स को पेश किया और क्योंकि इंडिया ने उन अमेंडमेंट्स को यहां पे हाँ नहीं किया, इसी के चलते ये पूरी की पूरी कार्रवाई इंडिया के खिलाफ करी जा रही है। आप यहां पे देख पाएंगे ये वाली जो अमेंडमेंट्स थी ये पिछले साल 17 फरवरी 2021 में ली गई थी और इसी का जिक्र इन्होंने किया कि अंडर सम रीसेंट यूरोपियन अमेंडमेंट्स टू प्रैक्टिसेस व्हिच इंडिया has not signed up to, the ESMA is seeking rights to independently inspect the clearing houses in India. तो इसमें भी इंडिया ने कहा कि ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आपने यहाँ पे बदलाव करे थे, तो वी आर नॉट गोइंग टू साइन अप टू दोज अमेंडमेंट्स एज वेल। साथ ही में इंडिया ने यह भी कहा कि हम लोग हमारे जो वित्तीय संबंध है वो ऐसी चीजों में खराब नहीं करना चाहते हैं। सीनियर इंडियन ऑफिशियल हु इज अवेयर ऑफ द डिस्कशंस बिटवीन द इंडियन रेगुलेटर्स एंड द एस्मा सेड नीदर साइड वांटेड द डिसएग्रीमेंट टू अंडरमाइन द फाइनेंशियल रिलेशंस। इसका जो इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं जो इंडिया ईयू के बीच में आफ्टर अ 9-year गैप हमारी जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की नेगोशिएशंस को रीस्टार्ट किया गया है कहीं उस पर ना पड़ जाए, इसके चलते इंडिया ये भी चाह रहा है कि हम नहीं चाहते कि हमारे जो आपस के फाइनेंशियल रिलेशंस हैं वो अंडरमाइन हो जाएं। इसमें आप देख सकते हैं कि वैसे ही काफी सारे मुद्दे चल रहे हैं। यूरोप ये चाह रहा है कि इंडिया जो है वो इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत यूरोप को मोस्ट फेवर्ड नेशन के स्टेटस की तरह जो है ट्रीटमेंट दे, लेकिन वहीं पर यूरोप जो है वो अपनी तरफ से कई सारे इंडियन गुड्स के ऊपर टैरिफ बेनिफिट्स को ऑलरेडी हटा चुका है और अब यूरोप ये भी मांग कर रहा है कि हम लोग आपकी डोमेस्टिक फाइनेंशियल सेटलमेंट फर्म्स को खुद से आकर के ऑडिट और सुपरवाइज करेंगे। तो ये जो यूरोप की एक तरीके से स्टेप्स लिए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे दोनों के रिलेशंस को अंडरमाइन कर रहे हैं, लेकिन इंडिया ने फिर से रिआइटरेट किया कि हम नहीं चाहते कि दोनों देशों के बीच में जो संबंध है वो खराब हो और हम चाहते हैं कि इस चीज को हम लोग जल्द से जल्द रिजॉल्व कर सकें। आप लोग क्या सोचते हैं इस डेवलपमेंट के बारे में, डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा कि टेक्स्ट बुक आपके लिए एक बहुत ही शानदार ऑफर लेकर आया है, जिसमें कि अगर आप लोग टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे एनरोल करते हैं तो आपको जो फाइनल प्राइस पड़ेगा दैट इज 12,600 रुपीज अगर आप लोग मेरा स्पेशल कूपन कोड अनिरुद्ध यूज करते हैं। इसमें आपको दिए जा रहे हैं जीएस कोर्सेज, ऑप्शनल कोर्सेज, सब्जेक्ट कोर्सेज और सीसैट के कोर्सेज और इसमें आपको ऑप्शन मिलेगी कि आप इंडिया के टॉप टीचर्स के माध्यम से भी अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। इसमें आपको मेरा साइंस एंड टेक का कोर्स भी अवेलेबल करवाया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।